नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ मौत की घाटी भारी घाटे का पार्ट 2। तो दोस्तों, मेरी ये कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें। तो कहानी शुरू करते हैं आज की मौत की घाटी भारी घाटा पार्ट 2। दोस्तों, शुरू करते हैं आगे की कहानी। इको टूरिज्म कैंप शुरू करने के कुछ दिनों बाद एक निजी विश्वविद्यालय के पर्यावरण प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप यहाँ एजुकेशनल टूर पर आया। राजपुरा के निकट जंगल के बीचों बीच उनका इको टूरिज्म कैंप लगाया गया। उसी जगह की सुंदर और रमणीय प्राकृतिक आभा सभी का मन मोह लेने वाली थी। 10 स्टूडेंट्स के इस ग्रुप में से 6 लड़के और 4 लड़कियां शामिल थे। उनके साथ एक प्रोफेसर भी थे। ये लोग यहाँ के प्राकृतिक वातावरण और यहाँ पैदा होने वाले धम नामक औषधि वृक्ष के बारे में, यहाँ की मिट्टियों और जलवायु की दिशाओं आदि का अध्ययन करने आए थे। सब यहाँ आकर बहुत खुश भी थे, लेकिन उन सबके बीच अगर कोई सबसे ज़्यादा खुश था तो वो थी हमारे कलेक्टर साहब, कमल जी। वे खुद इन लोगों का स्वागत करने यहाँ आए थे। आज उनकी कोशिश जो रंग लाई थी। आज तक जिस जगह को लोग श्रापित और मनुष्य मानकर दिन में भी यहाँ से गुजरने से कतराते थे, वही आज ठीक इसी भयानक जंगल के बीचों बीच इतने लोग 5 दिन के टूर पर आए थे। ये देखकर वे फूले नहीं समा रहे थे। वही गुप्ता जी के चेहरे की हवाइयाँ उड़ी हुई थी, पर अब उनके बस में कुछ भी नहीं था। कलेक्टर साहब ने थोड़ा टाइम प्रोफेसर साहब और उन स्टूडेंट्स के साथ बिताया और फिर शाम घिरने से पहले सिरोही लौट गए। अब वहाँ उस खौफनाक जंगल के बीचों बीच वे 11 लोग हर खतरे से अनजान अपनी मस्ती में मस्त होकर अपने काम में लगे हुए थे। रात को अंधेरा घिर जाने के बाद वे लोग कैंप फायर जलाकर उसके इर्द गिर्द बैठे अपने प्रोफेसर के दिशा निर्देशों को सुन रहे थे। प्रोफेसर उन्हें सारी गाइडलाइन बता रहे थे, क्या करना है, क्या नहीं करना है, जंगल में अकेले कहीं नहीं जाना है, वगैरह वगैरह। तभी अचानक उन लोगों को किसी के आने की आहट सुनाई दी। सुनकर प्रोफेसर साहब सबको शांत रहने का संकेत करते हुए बोले, आहट, सब शांत हो जाओ, लगता है शायद कोई आ रहा है। उन्होंने कहा, हाँ सर, किसी के आने की आहट तो सुनाई दे रही है, पर यहाँ जंगल के बीचों बीच इतनी रात कौन आ सकता है। एक स्टूडेंट प्रिया ने उनसे पूछा। पता नहीं प्रिया, कोई तो जरूर है। वे बोले, है, कोई जानवर होगा सर, और कौन हो सकता है आधी रात को इस जंगल में। हंसते हुए एक लड़का दीपक बोला, नो दीपक, इट्स नॉट बी फनी, कोई तो है। यह आवाज़ किसी जानवर के चलने की नहीं, बल्कि इंसानी कदमों के चलने की है। वो भी एक नहीं, शायद 5 से 6 लोगों के चलने की आवाज़ है। शिवम ने कहा, शिवम ठीक कह रहा है, ये एक नहीं, एक साथ 4-5 लोगों के चलने की आवाज़ है। प्रोफेसर साहब बोले, तो फिर वो लोग कौन हैं सर, और अब तक आए क्यों नहीं। नीलम ने पूछा, पता नहीं, शायद कोई आदिवासी लोग हों जो यहाँ आसपास कहीं रहते हों। प्रोफेसर साहब बोले, लेकिन सर जहाँ तक मुझे पता है, सिरोही बाहर घटा के जंगलों में कोई आदिवासी जाति नहीं रहती। यहाँ आने से पहले इस जगह के बारे में रिसर्च कर चुकी हूँ। इस टाइम मुझे कहना तो नहीं चाहिए, बट सर, बट क्या रुचिका? प्रोफेसर साहब ने रुचिका से पूछा। एक्चुअली सर, वो सर, अरे रुचिका, बट से आगे भी बढ़ो बेटा। प्रोफेसर साहब हंसते हुए बोले, लगता है सर इस जंगल में आने के बाद डर के मारे रुचिका जी की जवान ही अटक गई है शायद। हा हा हा। रुचिका की खिल्ली उड़ाते हुए दीपक बोला, जस्ट सेट अप। दीपक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रुचिका का मजाक उड़ाने की। दीपक पर भड़कते हुए राहुल ने कहा कि राहुल के इस बिहेवियर को देखकर सब शॉक्ड हो चुके थे। रुचिका भी अनकंफर्टेबल हो गई। सब उसके साथ राहुल की तरफ बड़े ही अजीब नज़रों से देख रहे थे। वहाँ का माहौल एकदम शांत सा हो गया था। प्रोफेसर साहब यौवन के इस जोश को समझ रहे थे और साथ ही अचानक सबके सामने अपने लिए राहुल द्वारा किए गए इस प्रतिकार से असहज हुई रुचि की मनोदशा भी छिपी नहीं थी। इसलिए माहौल को फिर से नॉर्मल करते हुए बोले, बी साइलेंट एवरीवन। हाँ तो रुचिका, तुम कुछ बता रही थी। उन्होंने कहा, जी सर, एक्चुअली जहाँ तक मैंने सुना है ये जगह नॉर्मल नहीं है। वो बोली,
रुचिका के मुंह से। ये बात सुनकर सब शॉक्ड होकर एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। प्रोफेसर साहब भी कुछ समझ नहीं पा रहे थे, आखिरकार रुचिका क्या कहना चाहती है। इसलिए उन्होंने फिर से उससे पूछा, क्या मतलब, तुम कहना क्या चाहती हो रुचि? सर, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आप सबको कैसे बताऊं। एक्चुअली सर, लोगों का मानना है कि इस भारी घाटे में बुरी आत्माओं का वास है। ये जगह शापित है। सर, उसने कहा। बोल, ये तुम क्या कह रही हो रुचिका? पढ़ी लिखी, वेल एजुकेटेड होने के बाद भी तुम्हें ऐसी नॉनसेंस बातें कर रही हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं होता। प्रोफेसर साहब बोले। हाँ 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 हाँ, अब ऐसे ऐसे लोग भी पीएचडी करके प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे हैं। हाँ 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 हाँ, दीपक ने एक बार फिर रुचिका की हंसी उड़ाते हुए कहा। दीपक, मैं छोड़ूंगा नहीं तुझे, कहते हुए राहुल दीपक पर झपट पड़ा और दोनों में हाथापाई शुरू हो गई। प्रोफेसर साहब और दूसरे लड़के ने बीच बचाव किया और उन दोनों को अलग किया। प्रोफेसर साहब ने उन दोनों को खूब डांट भी लगाई और आगे से ऐसा न करने की स्पष्ट वार्निंग भी दी। इस सब हंगामे के बीच सब उन कदमों की आवाज़ों को भूल गए। प्रोफेसर साहब ने मीटिंग ओवर करके सबको सो जाने का आदेश दे दिया। सब अपने अपने कैंप में आकर सो गए। एक्चुअली राहुल और दीपक के झगड़े में उन लोगों के मन में पैदा हुआ डर कहीं गुमसा हो गया था। सब लोग लगभग उन आवाज़ों को भूल से गए थे। रुचिका और ग्रुप में शामिल 3 और लड़कियां चारों एक ही बड़े से कैंप में सो रही थी। उनका कैंप बाकी के 2 कैंप जिनमें प्रोफेसर साहब और ग्रुप में शामिल बाइजे रुके हुए थे कि ठीक ठाक बीच में था, ताकि वे सेफ रहें और रात में घबराए नहीं। सब लोग अपने अपने कैंप में सो चुके थे, पर रुचिका अब भी जगी हुई थी। उसके दिमाग में राहुल के द्वारा किया गया अग्रेसिव बिहेवियर घूम रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर राहुल ने उसके लिए अचानक ऐसा बिहेव क्यों किया। उसके दिमाग में यही सब घूम रहा था कि तभी उसे वापस वही कदमों की आहट सुनाई देने लगी। ये आवाज़ सुनते ही उसका दिल बैठ गया। जो डर उसके दिलो दिमाग से मिट चुका था, उसने फिर से अंगड़ाई ली। डर के मारे रुचिका ने अपनी चादर माथे तक खींच ली। उसमें दुबक कर सो गई, पर वो आवाज़ें तो निरंतर तेजी ही होती जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो कुछ लोग तेजी से चलकर उनकी तरफ आ रहे हैं। अतः जब उससे सहा नहीं गया, तब उसने हिम्मत करके अपनी फ्रेंड प्रिया, स्नेहा और नीलम को जगाया। क्या हुआ रुचिका, सब ठीक है ना? नींद से जागते हुए स्नेहा ने पूछा। स्नेहा, सब ठीक होता तो मैं तुम लोगों को नींद क्यों खराब करती यार, लेकिन हुआ क्या रुचि, बताओ तो सही, नीलम ने पूछा। जरा ध्यान लगाकर सुनो वो आवाज़, रुचिका ने आवाज़ की दिशा में इशारा करते हुए कहा। जब उसकी तीनों सहेलियों ने ध्यान से सुना, वे भीतर तक हिल गईं। ये तो वही आवाज़ है जो हमें बाहर आ रही थी, कप कपाते स्वर में प्रिया बोली। हाँ यार, अब हम क्या करें? स्नेहा बोली। आई थिंक हमें सर को जगाना चाहिए, नीलम ने कहा। तुम ठीक कह रही हो नीलम, पर क्या रुचि, नीलम ने पूछा। पर अब हम में से इतनी हिम्मत किस में है कि वो टेंट से बाहर निकलकर सर के टेंट तक जा सके? मुझे तो सच में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है। हम सोच भी नहीं सकते कि हम इस वक्त कितनी खौफनाक जगह पर रुके हुए हैं यार। इतने भयानक एक्सीडेंट हुए हैं यहाँ पर, पता नहीं कितने अतृप्त और भयानक आत्माएं भटक रही होंगी यहाँ, और हम एक्साइटमेंट एंड ईगो के चक्कर में बालाजी के मंदिर भी नहीं गए, जो आज तक यहाँ पर किसी ने नहीं किया, चाहे वो किसी भी मजहब का हो। बालाजी को धोख लगाए बिना यहाँ से कभी आगे नहीं बढ़ा, और हम लोग अपनी रिसर्च और पढ़े लिखे होने की खुमारी में खुद को भगवान से भी ऊपर समझ बैठे हैं। सच कहूँ तो हम सब निहायत ही पढ़े लिखे स्टूपिड हैं, जो जानबूझकर मौत की गोद में आ बैठे हैं। आंखों में आंसू भरते हुए रुचिका ने कहा। तभी अचानक वो आवाज़ें और ज़्यादा तेज हो गई। ऐसा लग रहा था मानो उन लोगों के टेंट के जस्ट बाहर कुछ लोग घूम रहे थे, जिन्हें वह चारों लड़कियां अच्छी तरह से महसूस कर पा रही थी। डर के मारे उनकी सिसकियां निकल रही थीं, आंखों में आंसू और होठों पर प्रार्थनाएं थीं। वे चारों ओर एक दूसरे से लिपटकर बैठी थी, जैसे कोई छोटा सा बच्चा डरावनी कहानी सुनकर अपनी माँ से लिपट जाता है। जंगल के बीचों बीच नेटवर्क आना तो इम्पॉसिबल था।
इसलिए फ़ोन करके भी अपने किसी सहपाठी अथवा प्रोफेसर से हेल्प नहीं ले पा रही थी। इसलिए उस टाइम बैठकर वो मंजर देखने के अतिरिक्त उनके पास और कोई विकल्प ही नहीं था। डर का ये भयानक तांडव कुछ देर चलने के बाद स्वतः ही समाप्त हो गया। वो भयानक आवाज़ें आना बंद हो गई। कुछ देर के लिए ही रुचिका और उसकी सहेलियों को इस बात पर विश्वास ही नहीं हुआ कि वे आवाज़ें सच में बंद हुई भी हैं या नहीं। इसलिए वो आवाज़ें बंद होने के कुछ देर बाद भी वे सब यूं ही स्थिर बैठी रहीं। लेकिन फिर जब कोई काफ़ी देर तक कोई हलचल नहीं हुई तो हिम्मत करके रुचिका ने धीरे से टेंट के कपड़े के पास जाकर कान लगाकर सुनने की कोशिश की। बाहर से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी। तब जाकर उन सब ने राहत की सांस ली। लेकिन उस रात उन चारों में से किसी को भी नींद नहीं आई। डर के मारे उन चारों लड़कियों ने एक दूसरे का हाथ थामे बैठे बैठे ही वो रात गुजारी। उस रात एक एक पल गुजारना उनके लिए भारी से भारी होता जा रहा था। जैसे तैसे डर के साए में उन चारों ने वो खौफनाक रात गुजारी। जैसे ही सुबह सूरज की पहली किरण फूटी वे सब भागकर प्रोफेसर साहब के पास पहुंची। डर के मारे रात भर न सो पाने के कारण उन चारों के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। उन्हें इस तरह बदहवास सा देखकर प्रोफेसर साहब शॉक्ड होते हुए बोले, अरे गर्ल्स, क्या हुआ? तुम सबको यूं बदहवास होकर भागती हुई कहाँ से आ रही हो? अभी तो रेडी भी नहीं हो। देखो, सारे बॉयज़ रेडी हैं और तुम सब अभी तक। उन चारों को ऐसी हालत में देखकर सब लड़के भी वहाँ जमा हो गए। वो एक्चुअली सर, हम कुछ कहना चाहती हैं आपसे, रुचि ने कहा। हाँ हाँ, तो बोलो। एनी प्रॉब्लम? किसी ने कुछ बदतमीजी की क्या? प्रोफेसर साहब ने थोड़ा गंभीर होते हुए कहा। नो सर, प्रिया बोली। तो फिर बात क्या है बेटा, जल्दी बताओ। हमें रिसर्च के लिए जंगल भी जाना है। ज़्यादा देर करना ठीक नहीं है वो ना सर, पर एक्चुअली हम सब कल पूरी रात सो नहीं पाए। स्नेहा ने कहा। सो नहीं पाए? बट वाई? प्रोफेसर साहब ने पूछा। वो किसी चलने की आहट आधी रात को फिर शुरू हो गई थी। और तो और सर, कल रात हमने कुछ लोगों को हमारे टेंट के आसपास घूमते हुए महसूस भी किया था। आंखों में बहके आंसू भरते हुए रुचिका ने कहा। बट प्रोफेसर साहब चौंकते हुए बोले। तो फिर तुमने उसी टाइम मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया बेटा? तुम सबको उसी टाइम मेरे पास आना चाहिए था। प्रोफेसर साहब ने कहा। हम बहुत डरे हुए थे सर, हमारे लिए तो सांस लेने भी मुश्किल हो रहा था उस टाइम। प्रिया बोली। मैं समझ सकता हूँ, कहते हुए वे ग्रुप के बॉयज़ की तरफ मुड़े और अपनी आवाज़ वजन भरते हुए लड़कों की तरफ देखकर उन्होंने कड़क आवाज़ में पूछा। कौन था वो? किसने की ये शरारत? कौन था कल गर्ल्स के टेंट के पास? जवाब दो, गिव मी आंसर, वरना तुम सबको पनिशमेंट मिलेगी, अंडरस्टैंड? प्रोफेसर साहब की बातें सुनकर सब लड़के घबराकर एक दूसरे को शक की निगाहों में देखने लगे। तभी राहुल ने दीपक की तरफ इशारा करते हुए कहा। और कौन हो सकता है सर? ये काम इसी दीपक का है। कल रात हम सबके सामने इस बेहुदा इंसान ने रुचिका का साथ जो बिहेवियर किया था वो हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि ये बेहुदा हरकत इसी कमीने की है। अरे नहीं, मैंने कुछ नहीं किया सर, सीरियसली मैं तो कल भी सिर्फ मजाक कर रहा था, दीपक ने अपनी सफाई देते हुए कहा। उसे मजाक नहीं कहते हैं दीपक, तुम रुचिका का इंसल्ट कर रहे थे। राहुल ने फिर दीपक पर तंज कसते हुए कहा। अरे मेरे भाई राहुल, यार माफ़ कर दे मुझे। मैं रुचिका जी से भी सबके सामने कल वाली मजाक के लिए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ सर। पर सर, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। माना कि मजाक करना मेरा स्वभाव है और कभी कभी अपने मजाक में मैं दूसरों की इंसल्ट भी कर देता हूँ। पर सर, फिर भी इतना घटिया इंसान भी नहीं हूँ कि आधी रात को गर्ल्स के टेंट के पास जाकर उन्हें डराऊँ। सर प्लीज़ यकीन कीजिए, मेरे पेरेंट्स ने इतने बेहुदा संस्कार नहीं दिए हैं मुझे सर। कल वाले मजाक के लिए जो चाहें वो सज़ा दे दीजिए आप, पर ये इल्ज़ाम मत लगाइए प्लीज़। कहते हुए दीपक रो पड़ा। अब तो प्रोफेसर साहब भी सख्ते में आ गए थे। उन्हें भी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। आखिर बहुत से पैरों के एक साथ चलने की आवाज़। तो वे सबके सब
पहले ही सुन चुके थे। और फिर अकेला दीपक ये सब कर भी तो नहीं सकता था। उन्होंने चारों लड़कियों को फ्रेश होने के लिए भेज दिया। लड़कों को भी चाय नाश्ते की व्यवस्था के काम में लगा दिया और खुद बैठकर इन सब घटनाओं के बारे में शुरू से विचार करने लगे। तभी वहाँ एक रसोइये और उसके हेल्पर को लेकर कलेक्टर साहब पीए गुप्ता आ पहुँचे। दरअसल वे भी पूरी रात स्टूडेंट के बारे में सोच सोच कर सो नहीं पाए थे, इसलिए बोर होते ही उन्हें देखने के लिए आ पहुँचे। तो दोस्तों, आज की मेरी ये कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लग रही है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और हाँ, अगर आपके पास कोई अच्छी कहानी है, आप चाहते हैं कि मैं आपकी कहानी अपने चैनल पर बोलूं, तो प्लीज़ मुझे शेयर करें। धन्यवाद।